स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं हम ज्योग्राफी सीरीज जो एनसीईआरटी की हमारी सीरीज चल रही है क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे इस चैप्टर में है क्या। तो इसको देखते हैं। आज ये हमारा आज की तारीख में ख़त्म हो जाएगा तो आज करेंगे, बाकी हम अगर ख़त्म नहीं होता तो सेकंड वीडियो इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ज़्यादा भाषण वगैरह नहीं दूंगा, सीधा टॉपिक पे आता हूँ। देखिए एग्रीकल्चर का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, कृषि होता है। ठीक है, खेती बाड़ी का काम जो होगा वो सारा किस में आता है, एग्रीकल्चर में आता है। तो एग्री का मतलब क्या होता है, सॉइल, और कल्चर का मतलब क्या होता है। देखिए एग्री का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है आपका द वर्ड, ये लिखा हुआ है द वर्ड एग्रीकल्चर इज डेराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड। जो वर्ड एग्रीकल्चर है वो लेटिन शब्द से आया हुआ है, जिसमें एग्री जो है, एग्री को एक एगर बोलते हैं या फिर एग्री बोलते हैं। इसका मतलब होता है सॉइल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो क्या हो गया, सॉइल का कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर इज व्हाट, सॉइल का कल्टीवेशन। सॉइल कल्टीवेशन इज नोन एज द एग्रीकल्चर। तो अब देखिए इसमें इधर लिखा हुआ है कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ। अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारा एक प्लांट से लेकर के फिनिश्ड गुड में बनाने के लिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ये जो है इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कुछ 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लगती हैं। एक होती है प्राइमरी एक्टिविटी, एक होती है सेकेंडरी एक्टिविटी, एक होती है टर्शियरी एक्टिविटी। तो देखिए प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी होती है, प्राइमरी एक्टिविटी होती है जो हमने उगाया। ठीक है, अब प्राइमरी एक्टिविटी मतलब उगाया हमने, जो ये क्या हो गया, प्राइमरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में सारी की सारी वही चीज़ें होती हैं जिसमें हम या तो एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी चीज़ को, या फिर प्रोड्यूस करते हैं किसी चीज़ को नेचुरल रिसोर्सेज से। तो उगाना क्या हो गया, प्रोडक्टिव वो हो गया, ये उगाना हो गया हमारा प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर फिनिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स। एग्रीकल्चर फिनिशिंग एंड गैदरिंग, देखिए एग्रीकल्चर हो सकता है या फिशिंग हो जाए या फिर इकट्ठा करना खाने के सामान को, ये सब किस में आ जाता है, ये हमारा प्राइमरी में आ जाता है। फिर आती है सेकेंडरी एक्टिविटी। तो सेकेंडरी एक्टिविटी मेनली कंसर्न टू द प्रोसेसिंग ऑफ दीज गुड्स। अब हमने क्या किया, हमने गेहूं उगाए। अब गेहूं को आटा बनाने का जो तरीका हो, आटा बनाने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस आ जाएगा किस में, वो आएगा हमारा सेकेंडरी में। अब उसके बाद ये आटा बनने के बाद इधर से उधर जो ये हमारा सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो आ जाएगा किस में, टर्शियरी में आ जाएगा। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेस ऑफ दीज रिसोर्सेज। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील, बेकिंग ऑफ द ब्रेड, वीविंग ऑफ द क्लोथ आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील हो गया, बेकिंग ऑफ ब्रेड हो गया, तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई, ये वाली हमारी इसमें आ गई। फिर आती है टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटी का मतलब होता है कि आप सेकेंडरी सेक्टर को और प्राइमरी सेक्टर को, दोनों को आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो टर्शरी सेक्टर जो होता है हमारा, वो क्या करता है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी को सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्विस कैसी प्रोवाइड करेगा, सर्विस करेगा, देखो ट्रांसपोर्ट देगा उनको। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का, ट्रेड की, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, एडवर्टाइजिंग की, ये सारी जो सर्विसेज हैं ये टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर को प्रोवाइड करेगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर जो है हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। करीब 50% लोग जो हैं हमारे देश के वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। तो 2/3 ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। आज की तारीख में भी हम 2/3 हिस्सा देखें तो आपका हमारे देश का वो आज भी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ द सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। फेवरेबल टोपोग्राफी मतलब टोपोग्राफी कैसी है एक जगह एक सॉइल की, तो वो क्या बोलते हैं, वो बहुत डिपेंड करती है, वहाँ का क्लाइमेट डिपेंड करता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे कि किस तरीके की एग्रीकल्चर यहाँ पे, किस तरह की यहाँ पे खेतीबाड़ी की जाएगी। द लैंड ऑन विच द क्रॉप आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। ऐसा लैंड जिस पर क्रॉप ग्रो की जाती है, खेती की जाती है, उस लैंड को हम बोलते हैं एरेबल लैंड। उस लैंड को हम क्या बोलते हैं, उस लैंड को हम बोलते हैं एरेबल लैंड। ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, वो लैंड होता है हमारा क्या, उस लैंड को हम बोलते हैं एरेबल लैंड। देन उसके बाद अगर हम बात करें आगे चल के देखो एक मैप बना हुआ है। इन द मैप यू कैन सी द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इज कंसर्न्ड इन दोज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर सुटेबल फैक्टर्स ऑफ द ग्रोइंग क्रॉप्स एग्जिस्ट। देखिए आप मैप में देखेंगे तो एग्रीकल्चर वहीं होता है जहाँ पर सुटेबल फैक्टर्स होंगे क्रॉप के उगने के लिए, वहीं पर आपको ये हमें मिलेगा कि एग्रीकल्चर वहीं होती हुई दिखेगी। देखिए इधर देखिए, अब यहाँ पे जितना भी ये जो हरा हरा पार्ट है, देखिए अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखो ये वाला जो हरा हरा पार्ट है, ये वाला हो गया, ये वाला, ये जितना भी हरा हरा पार्ट है, ये सारा क्या है,
ये एरेबल लैंड है जहाँ पर खेतीबाड़ी की जाती है। तो ये सारा का सारा हमारे वर्ल्ड में यही सारी जगह हैं, ये आप मैप को देख सकते हैं। देन उसके बाद थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, ये जो डू यू नो में अगर हमारा है तो देखो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब सॉइल का कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर क्या होगा, द साइंस एंड द आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल and raising the crops and rearing the livestock is known as it is also called farming, it is also called farming। एक तो एग्रीकल्चर बोलते हैं और फार्मिंग भी कहते हैं। फिर आता है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में क्या था, कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म का जो रियरिंग करते हैं हम कमर्शियल पर्पसेस के लिए, वो हो जाता है सेरीकल्चर में। फिर आता है पिसीकल्चर, पिसीकल्चर मतलब होता है ब्रीडिंग ऑफ फिश, मच्छी पालन जो होता है हमारा वो पिसीकल्चर में आ जाता है। देन आता है विटिकल्चर, विटिकल्चर क्या, विटिकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का कल्टीवेशन करते हैं तो हम वो होता है विटिकल्चर। फिर आता है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो होता है हमारा ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, जिसको हम फुलवारी बगियारी बोलते, फुलवारी बोलते हैं, बगियारी बगवाड़ी बोलते हैं। तो बाग वगैरह जो होते हैं और सब्जी की जो सब्जी यहाँ पर ज़्यादातर सब्जियाँ उगाते हैं तो वो सारे किस में आता है, वो हमारा हॉर्टिकल्चर में आ जाता है। देन हम फार्म सिस्टम की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर ऑन द फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन लुक्ड एट, एक एग्रीकल्चर को और फार्मिंग को हम एक सिस्टम की तरह देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट इनपुट्स, देखिए इंपॉर्टेंट इनपुट्स, अब एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें हमें लगती हैं। देखो अब अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, हमें देखो क्या लगेगा, इनपुट क्या लगेगा, हमें सीड लगेंगे, फर्टिलाइजर्स लगेंगे, मशीनरी लगेगी, सीड फर्टिलाइजर मशीनरी ये सब चीज़ें लगेंगी। अब देखिए यहाँ पर ये आपको बना के दिया हुआ है कि आपको एग्रीकल्चर में आप देखेंगे केमिकल लग रहा है, सीड लग रहा है, मशीनरी लग रही है, फिर जा कर के और ये फिर जा कर के हमको क्या मिल रही है, क्रॉप मिल रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए और क्या, फिजिकल प्रोसेस, ये तो प्रोसेस है, ठीक है। ये देखिए इनपुट जो चीज़ें हमें उसमें डालनी है, मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, सीड की ज़रूरत पड़ेगी, केमिकल की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोसेसिंग में क्या हो गया, पानी वानी सब कुछ देना पड़ेगा उसको, फिर जाके आउटपुट मिलेगा हमको क्या, क्रॉप। और फिजिकल इनपुट की अगर हम बात करें, ये सारे क्या थे हमारे, ये केमिकल इनपुट थे कि हमें ये सारी चीज़ें कंपोनेंट थे कि ये सब चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए। अब फिजिकल इनपुट में अगर बात करें तो इंसान चाहिए और स्टोरेज भी चाहिए हमको। ये सारी चीज़ें जब होने के बाद में हम इन्हें कहीं स्टोर भी करेंगे, और लेबर भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, केमिकल भी चाहिए, ये सारी चीज़ चाहिए। सनशाइन, टेम्परेचर, सॉइल स्लोप, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है एग्रीकल्चर के लिए। देखिए लेबर, सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व आर प्लोइंग, कुछ ऑपरेशंस इसके अंदर जो होते हैं, अब देखिए अब खेती करोगे तो प्लोइंग भी करोगे, मतलब खुदाई भी करोगे, जोतोगे भी खेत को, सोइंग मतलब बोओगे भी, बीज बोना भी पड़ेगा, इरिगेशन पानी भी देना पड़ेगा, वीडिंग का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पर कोई इस तरीके के जो पेड़ पौधे, इस तरीके के पौधे जो उग जाते हैं साथ के साथ में, जिनको हम अनवांटेड प्लांट्स बोलते हैं, तो वो जो होते हैं सारे के सारे वो हमारे वीड्स होते हैं, तो उनको हटाना वीडिंग कहला जाता है। फिर हार्वेस्टिंग का मतलब तुम्हारी जो फसल अब जो पक गई उस फसल को काटना ही पड़ेगा, तो फसल का काटना क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड द क्रॉप, जो आउटपुट यहाँ से मिलेंगे, ये सब करने के बाद हमको क्या क्या चीज़ें बाहर मिलेंगी, हमको क्रॉप मिलेगी, वूल मिलेगी, डेयरी प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हमको मिल सकते हैं जब ये सारा काम हो जाएगा। अब हम टाइप ऑफ फार्मिंग की बात कर लेते हैं कि फार्मिंग कितने प्रकार की होती है। देखिए फार्मिंग अगर हम देखें तो फार्मिंग मेनली आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है और एक कमर्शियल फार्मिंग होती है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग होती है। अब हम देखते हैं कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। Traditionally, low level of technology and households labor are used to produce a small output. Subsistence farming can further be classified into intensive subsistence and primitive subsistence farming. देखिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग आपकी वो फार्मिंग है जिस फार्मिंग में फार्मर सिर्फ और सिर्फ इतना उगाते हैं कि वो खुद खा लें और उनका परिवार अपना एक जीवन यापन कर ले, बस इतना ही किया जाता है। तो इसमें बहुत ही कम टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, बहुत ही कम हाउस होल्ड लेबर का प्रयोग होता है, तो ज़्यादा कुछ इसमें लगता नहीं है, तो इस वजह से ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाती है। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है, ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी दो तरीके की होती है। एक होती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक होती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब हम बात करें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है, द फार्मर्स कल्टीवेट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग द सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। जो फार्मर्स होते हैं इसमें क्या करते हैं कि सिंपल टूल्स, छोटे से प्लॉट पर सिंपल टूल्स का प्रयोग करते हैं और लेबर ज़्यादा यूज़ करते हैं।
तो ये होती है हमारी इंटेंसिव। और क्लाइमेट विद द लार्ज नंबर ऑफ डेज एंड सनशाइन इन द फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। अब जो क्लाइमेट है, जो लार्ज नंबर ऑफ डेज जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि फर्टाइल लैंड के ऊपर में परमिट करता है कि आप एक साल के अंदर में कई क्रॉप्स उगा सकते हैं। तो राइस इज़ द मेन क्रॉप। यहाँ पे जो सब्सटेंस फार्मिंग में अगर आप देखेंगे तो राइस जो है वो राइस मेन क्रॉप होगी, और बाकी की जो क्रॉप जैसे उगा सकते हैं ये लोग, वो होता है वीट हो गया, मेज हो गया, पल्सेस हो गया, ऑयल सीड हो गया। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है हमारी, वो प्रेवलेंट इनटू द थिकली पॉपुलेटेड, ये ज़्यादातर आपको वही मिलेगी जहाँ पर थिकली पॉपुलेटेड एरियाज हैं और मॉनसून रीजन्स हैं, जैसे कि साउथ हो गया, साउथ ईस्ट एरिया हो गया और ईस्ट एशिया हो गया। ये वाले जो पार्ट हैं वहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग आपको मिलेगी। फिर आती है हमारी शिफ्टिंग सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है, इसमें दो तरीके की फार्मिंग होती है। एक होती है शिफ्टिंग वाली, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक होती है नोमैडिक हर्डिंग। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है हमारा, इस प्रैक्टिस थिकली फॉरेस्टेड एरिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है ये ज़्यादातर थिकली फॉरेस्टेड घने जंगलों में होता है, जैसे कि आपका अमेजन बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीकन ये जो अमेजन बेसिन आपका हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया हो गया। तो ये यहाँ पर क्या होता है, आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक रिजनरेशन ऑफ द वेजिटेशन। ये ऐसे जगह हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है और वेजिटेशन बहुत जल्दी उग जाती है, तो मतलब पेड़ पौधे जल्दी उग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक प्लॉट देखा जाता है, उस प्लॉट पे जितने भी पेड़ हैं उन पेड़ों को क्या किया जाता है, क्लियर किया जाता है, काटा जाता है और उनको जला दिया जाता है। तो जलाने के बाद में जो वहाँ पे राख होती है, उस राख को क्या किया जाता है, सॉइल के अंदर मिला दिया जाता है और क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाती हैं, जैसे मेज़ हो गई, यम हो गई, पोटैटो हो गया, कसावा हो गया, इग्रो, ऐसी चीज़ें जो हैं यहाँ पर उगाई जाती हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो आफ्टर सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी, जब कुछ समय बाद जब जिस प्लॉट पर वो ये सब कर रहे थे, वो प्लॉट जब अपनी फर्टिलिटी को जब वो खो देता है, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से उठते हैं, कहीं और जाते हैं, वहाँ से जाते कहीं और प्लॉट को देखते हैं, उस प्लॉट की जगह वहाँ भी दोबारा से वही चीज़ पेड़ों को काटते हैं, फिर जला देते हैं। जलाने के बाद में जो एक्स होती है उसको उसमें सॉइल में मिला देते हैं, फिर दोबारा वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो इस जो प्रोसेस को हम इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। अब हम जरा डू यू नो देखें अगर इसका, तो डू यू नो क्या कह रहा है, डू यू नो कह रहा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अलग अलग जगह पर ये अलग अलग नाम से कही जाती है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चले जाओ तो आप इसको झूमिंग भी कहते हैं हम इसको, और मैक्सिको में अगर आप देखोगे तो आप इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन को आप मिल्पा भी कहते हैं, और ब्राज़ील के में देखें तो ब्राज़ील के लोग इसको रोका कहते हैं, मलेशिया के लोग इसको लदांग कहते हैं। इस तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम अलग अलग दे रखे हैं इधर, ये आपको याद रखने की चीज़ें हैं। अब नोमैडिक हर्डिंग की अगर हम बात करें तो नोमैडिक हर्डिंग जो है ये सेमी एरिड एरियाज़ में, जैसे सेमी एरिड एरियाज़ हो गए, एरिड रीजन्स हो गए, कुछ सेमी एरिड हो गए या फिर एरिड रीजन्स हो गए, जैसे सहारा हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया। तो ये जो ऐसी जगह हैं वहाँ पर आप, या फिर पार्ट्स ऑफ इंडिया हो गया जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर हो गया, तो ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये नोमैडिक हर्डिंग होती है। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब ये होता है कि लोग अपने जानवरों के गुत्थे के साथ चलते हैं, तो जत्थे के साथ चलते हैं। जैसे वो गांव में लोग आते हैं भेड़ बकरियों को लेकर के, बहुत सारी जो आती हैं, वो क्या होते हैं, हर्डर्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही चलते रहते हैं। तो लाइक राजस्थान और ये जो लोग इंडिया में जो पाए जाते हैं ये राजस्थान के होते हैं, जम्मू कश्मीर के होते हैं। तो ये अपनी भेड़ बकरियों को, ऊँटों को लेके चलते हैं साथ के साथ, इधर से उधर घूमते हुए। तो इन दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग हर्ड्समैन मूव टू प्लेस, और ये अलग अपने जानवरों के साथ जाते हैं। किस चीज़ के लिए जाते हैं, इनको भैया देखो इतने सारे जानवर रखते हैं, तो इनके खाने पीने के लिए चाहिए, तो खाने के लिए फॉडर और वाटर, इन सब चीज़ों के लिए ये जाते हैं ताकि इनके जानवर जिंदा रहें और इन्हें वे पाल सकें। तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेस इन रिस्पॉन्स टू द क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड द टेरेन। अब ये इस वजह से होता है क्योंकि भाई जहाँ पर भी ये एक जगह रुकेंगे नहीं, अब जहाँ एक जगह रुकेंगे वहाँ पर कुछ ना कुछ कारण होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती हैं, जिसकी वजह से ये वहाँ पर उनके खाने पीने का सामान ख़राब हो जाता, खाने पीने को नहीं मिलता है इनके जानवरों को और इन्हें। तो ये क्या करते हैं कि देखिए, जब ये मेनली जो आपका अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि ये पहाड़ी एरियाज़ में तब रहते हैं जब वहाँ का जो लैंड है
काफ़ी ठीक, मतलब वहाँ का जो क्लाइमेट होता है थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो ये उस टाइम पे जम्मू कश्मीर में पहाड़ी एरिया में रहते हैं। जब इन्हें लगता है कि अब ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ने वाली है या फिर बहुत ठंड होने वाली होती है, तो ये पहाड़ों से थोड़ा नीचे आ जाते हैं ताकि इनके जानवरों को खाना भी मिलता रहे और ऊपर से वहाँ ठंड से वो बच भी जाएँ। तो इस तरीके से इनका नोमैडिक हर्डिंग होती है। दे प्रोवाइड मिल्क। अब ये क्या करता है, ये जो हर्डिंग होती है, तो इसमें देखिए वो जानवरों को रखते हैं, तो जानवर क्या क्या चीज़ देंगे इनको, जानवर इनको मिल्क देंगे, मीट देंगे, वूल देंगे, हाइड्स देंगे, और इन हाइड्स देंगे एंड अदर प्रोडक्ट लाइक हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज टू एंड अदर प्रोडक्ट टू देयर हर्ड, और बाकी के प्रोडक्ट भी देंगे। किसको देंगे, हर्डर्स को और उनकी फैमिलीज़ को देंगे। फिर आती है हमारी कमर्शियल पर्पस के लिए फार्मिंग। कमर्शियल का मतलब होता है भैया देखो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट के लिए हम कर रहे हैं ये सारा काम, फार्मिंग हम कर रहे हैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट में क्या होगा, सेल इन द मार्केट। अब जो भी आपका प्रोड्यूस होगा आप उसको कहीं ना कहीं बेचेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उसको बेचेंगे। तो कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। देखिए कमर्शियल फार्मिंग की जो क्रॉप्स होती है वो इसलिए ग्रो की जाती है और एनिमल्स को इसलिए रियर्ड किया जाता है ताकि वो मार्केट में उसे बेच सकें। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। अब इसमें क्या होता है, एरिया जो कल्टिवेटेड होता है, एरिया का कल्टिवेशन ऑफ द एरिया जो होता है बहुत बड़ा होता है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, बहुत कम एरिया होता है। जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग हमने पढ़ी थी उसमें बहुत कम था, तो बहुत कम था उसमें। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत बड़े लेवल पे हम फार्मिंग करेंगे ताकि हम उसे जो अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए तो रख ही लें, बाकी हम जो फालतू हो उसको हम बेच भी दें, तो बेचेंगे भी इसमें। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय द मशीनरी। ज़्यादातर जो काम होता है वो मशीन से किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग जो इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन्स फार्मिंग, अब ग्रेन्स फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कमर्शियल फार्मिंग में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपका ग्रेन फार्मिंग होता है, मिक्स फार्मिंग होता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। देन अगर हम बात करें तो कमर्शियल ग्रेन्स फार्मिंग क्रॉप आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल फार्मिंग में जो कमर्शियल ग्रेन जो होते हैं, इसमें जो ग्रेन्स होते हैं वो मेनली कमर्शियल पर्पस के लिए होते हैं, जैसे कि वीट हो गया, मेज़ हो गया, तो ये सारे के सारे हमारे कमर्शियल पर्पसेस में आ गए। जैसे वीट हम गेहूँ बेच देते हैं, मक्का बेच देते हैं, तो ये सारे हम बेच देते हैं। मेजर एरियाज वेयर द कमर्शियल। अब ये जो कमर्शियल क्रॉप ज़्यादातर कहाँ कहाँ पे होती है, तो देखो अगर हम देखें तो टेम्परेट ग्रास लैंड में होती है, नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट में, यूरोप और एशिया में भी होती है। दीज आर स्पार्शली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म स्प्रेडिंग ओवर द हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर। इसमें क्या है, ज़्यादातर पॉपुलेटेड नहीं होती है, बहुत कम थोड़ी सी पॉपुलेटेड होती है, ज़्यादा घनी तरीके से इसकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती है यहाँ पर लोगों की। तो ये इसलिए फिर यहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं जहाँ जो कि करीब हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स में फैले हुए होते हैं। सीवियर विंटर रेस्ट्रिक्ट्स द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। सेवर विंटर्स, यहाँ पे क्या होता है, विंटर जो होती है वो रेस्ट्रिक्ट करती है, और यहाँ पे इसी वजह से सिर्फ एक ही कुछ ही क्रॉप उगाई जा सकती हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें मिक्स्ड फार्मिंग की बात करें, तो मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक्स। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, लैंड का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि फूड भी आप उसमें ग्रो कर सकें, फॉडर भी ग्रो कर सकें, और अपने जो लाइफ स्टॉक्स हैं उनको भी, रियरिंग लाइफ स्टॉक्स को भी आप अपना रख सकें। लाइफ स्टॉक क्या होता है हमारा, देखिए लाइफ स्टॉक होता है हमारा ये होती है चलती हुई संपत्ति और जिन जीवित संपत्ति हम कहते हैं। जीवित संपत्ति क्या हो गया, हमारे जानवर जब तक हैं तब तक हमारे पास स्टॉक है, ठीक है। अब ये जानवर हमें क्या देंगे, ये कैसी संपत्ति है हमारी, ये चलती रहती है संपत्ति। ये क्या रहती है, इसमें क्या होता है, ये हमें खाने को, ये हमें दूध देती है, प्लस में अगर जिसके पास जितनी भैंस हैं वो उतना ज़्यादा पैसे वाला भी होता है, इसीलिए तो इसे कहते हैं लाइव स्टॉक, ठीक है। अगर हम बात करें आगे चल के थोड़ा चलते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप। अब ये जो है ये कहाँ पर होती है, देखिए मिक्स जो होती है ये यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, ये इन जगह पर ये होती है। देन आती है प्लांटेशन। तो प्लांटेशन क्या है, प्लांटेशन आर द टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर द सिंगल क्रॉप ऑफ द टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। प्लांटेशन में क्या होता है कि आपको टी
कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू और ये रबर, बनाना, कॉटन, ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। और देन उसके बाद द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्री। जो प्रोड्यूस है वो कहाँ पे प्रोसेस किया जाएगा, वो या तो किसी फॉर्म में किया जाएगा या फिर उन फैक्ट्रीज जो आसपास की जो फैक्ट्रीज हैं वहीं पर किया जाएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर द सच फार्मिंग। अब ऐसी फार्मिंग के लिए क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसी फार्मिंग के लिए। तो ऐसी जो प्लांटेशन जो होते हैं ये ज़्यादातर कहाँ पर होती है, ये कुछ जैसे आपका प्लांटेशन जो आपका ट्रॉपिकल रीजन में हो गया, वर्ल्ड के ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है, जैसे रबर इन द मलेशिया, कॉफ़ी जो है वो ब्राज़ील में होती है, और टी जो है आपकी इंडिया में बहुत होती है, श्रीलंका में टी जो है इंडिया और श्रीलंका दोनों में होती है। तो ये ऐसे कुछ इसके जगह के नाम भी थे जहाँ पर हम प्लांटेशन करते हैं। अब मेजर क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो मेजर क्रॉप्स मतलब जो उनसी ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती हैं। तो मेजर क्रॉप्स में आपका अगर हम बात करें मेजर क्रॉप्स की, तो आप ज़रा मेजर क्रॉप्स अगर हम देखें तो मेजर क्रॉप्स में अगर हम देखें तो देखिए हमारे को मिलेगा मेजर क्रॉप्स में वीट मिलेगा, राइस मिलेगा, मेज़ मिलेगा, मिलेट्स मिलेगा, जूट और कॉटन, फाइबर क्रॉप्स, ये सारी फाइबर क्रॉप्स हैं। इंपॉर्टेंट बेवरेजेस लाइक क्रॉप्स ऑफ टीज एंड कॉफ़ी, तो ये सारी चीज़ें आपको मेजर क्रॉप्स में आ जाती है। अब हम राइस के बारे में ज़रा पढ़ लेते हैं। तो राइस जो है हमारा, राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। क्रॉप के मतलब पूरे वर्ल्ड की सबसे मेजर फूड क्रॉप है राइस। तो इसमें इट इज़ द स्टेपल डाइट, ये एक स्टेपल डाइट भी है, नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमसे खाते भी हैं। और ये कहाँ की स्टेपल डाइट है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन जो हैं वहाँ पर, यहाँ इस जगह पर लोग राइस को ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। तो राइस में अब उगाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, राइस को उगाने के लिए देखिए हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, रेनफॉल भी चाहिए उसको। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ट्रॉपिकल रीजन में और सब ट्रॉपिकल रीजन में ही मिलेगी ये सारी चीज़ें, तभी वहाँ पे उगेगा। इट ग्रोज बेस्ट इन द एलुवियल क्ले सॉइल, और ये सब अच्छे तरीके से एकदम एलुवियल क्ले सॉइल जो होती है वहाँ पर बहुत ही अच्छे से उग सकता है। क्यों एल्यूवियल क्ले सॉइल इसको क्यों चाहिए, क्योंकि एल्यूवियल क्ले सॉइल की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो पानी को रिटेन कर सकती है, पानी को अपने अंदर सोख के रख सकती है। और पानी को सोख के रखेगी तो फिर राइस के जो प्लांट्स हैं उनको पानी आराम से मिलता रहेगा। और उन्हें क्या चाहिए होता है, पानी की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है हमेशा, उनको पानी जितना दे दो उतना अच्छा रहता है। और चाइना जो है, अब चाइना जो है वो चाइना द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द राइस है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चावल उगता है वो कहाँ पर होता है, चाइना में उगता है। उसके बाद इंडिया में, देन उसके बाद जापान में, देन श्रीलंका, फिर आता है हमारा इजिप्ट में होता है। देन उसके बाद इन फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन एज द वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन। अब फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, जैसे कि वेस्ट बंगाल की अगर हम बात कर लें या फिर बांग्लादेश की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स भी उगाई जा सकती हैं। फिर आता है हम वीट की। तो वीट रिक्वायर्स द मॉडरेट टेम्परेचर एंड द रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन के टाइम पे, सिर्फ जब ये ग्रो कर रहा हो तब इसको रेनफॉल चाहिए। ब्राइट सनशाइन चाहिए इसको एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट के टाइम पे इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए। इसीलिए देखना कभी भी जब गेहूँ कटते हैं तो उस टाइम पर गर्मियाँ बहुत हो रही होती है, और जब इसे बोया जाता है तब देखना वहाँ पर उस टाइम पर ठंड हो रही होती है, और वो जो समय होता है वो बारिश का भी समय होता है, उस टाइम पे बारिश भी होती है। तो इट थ्राइव्स बेस्ट इन द वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स। अब ये जो है ये वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में ज़्यादातर अच्छे से एकदम आपको मिल सकता है। जैसे एग्जांपल अब हम देख लेते हैं कहाँ पर ये मिलेगा आपको, तो यूएसए में, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ऐसी जगह जो है यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से उगाया जा सकता है। तो इंडिया में देखो, इंडिया में इट इज़ ग्रोन इन द विंटर। इंडिया में मैंने कहा अभी आपको कि तो इंडिया में जो होता है ये विंटर में आपका उगाया जाता है। देन आता है हमारा मिलेट्स का मतलब होता है बाजरा। तो बाजरा जो होता है हमारा, तो बाजरा की कल्टीवेशन किस तरीके से होती है, तो दे आर ऑल्सो नोन एज द कोर्स ग्रेन एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड द सैंडी सॉइल। बाजरा एक ऐसी है, ये क्या होता है आपका एक लेस फर्टाइल सॉइल पर, और जो सैंडी सॉइल होती है आपकी वहाँ भी ये उग सकता है। तो इट इज़ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल। ये ऐसी क्रॉप है जिसको बहुत ही कम रेनफॉल चाहिए होता है। इसीलिए जब हार्वेस्टिंग आप गेहूं की करते हैं तो गेहूं की हार्वेस्टिंग के जस्ट थोड़े से दिनों बाद ही आप बाजरे को भी उगा सकते हैं, ठीक है। एंड हाई टू द मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल। इसको हाई टेम्परेचर, और इसमें आपका हम बात करें तो एडिक्वेट रेनफॉल थोड़ी सी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मॉडरेट ही टेम्परेचर चाहिए होता है इसको। देन ज्वार बाजरा, आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी क्रॉप हो गई, ये सारी इंडिया में उगाई जाती हैं। अदर कंट्रीज जैसे कि हो गया नाइजीरिया, चाइना और
नाइगर, तो इन जगह पर भी इन चीज़ों को उगाया जाता है। फिर आता है हमारा मेज़। मेज़ क्या होती है? मेज़ होती है हमारी मक्का। तो मक्का की अगर हम बात करें तो मक्का रिक्वायर्स मेज़ रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। मेज़ जो होती है हमारी, इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है उगने के लिए। रेनफॉल भी चाहिए होती है, लॉट ऑफ सनशाइन, सनशाइन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। इट इज़ वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है इसको, जिसमें पानी बहुत अच्छे तरीके से आराम से मिल जाए उसको। तो मेज़ जो है आपकी कहाँ कहाँ मिलेगी? अगर हम मेज़ की बात करें तो मेज़ आपकी कहाँ ग्रो करेगी? नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील में, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया, मैक्सिको, इन जगह पर आपको ये मक्का मिल जाएगी। अब मक्का के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि मेज़ इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉर्न। मेज़ को हम कॉर्न भी कहते हैं, जिसको जब हम उसमें सिनेमा हॉल में जाते हैं तो आप पीवीआर वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है? कॉर्न मिलते हैं। तो और आप देखेंगे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मेज़ क्या है? वो मक्काई के हैं, सब बने हुए। वेरियस कलरफुल वेराइटीज़ ऑफ मेज़ आर फाउंड इन अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो बहुत कलरफुल तरीके की मेज़ वो मक्का मिलती है। देखिए भारत में ज़्यादातर आपको मिलेगी तो ये सफ़ेद वाली मिल सकती है और ये आपकी पीली वाली मिल सकती है। बाकी अलग अलग तरीके की मिल जाएंगी अलग अलग वर्ल्ड में। आप वर्ल्ड में कहीं कहीं जाओगे, अलग अलग जगह जाओगे तो आपको अलग अलग तरीके की मिल जाएंगी। देन आता है हमारा कॉटन। कॉटन आप अच्छे से जानते हैं कि कॉटन होती है हमारी रुई। तो रुई की अगर बात करें तो रुई को क्या चाहिए होता है? हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। रुई को चाहिए होता है हाई टेम्परेचर और लाइट रेनफॉल। रेनफॉल बहुत कम चाहिए होता है, टेम्परेचर हाई चाहिए होता है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, देखो 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं इनको, और ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है इसको ग्रोथ करने के लिए। तो इट इज़ बेस्ट ग्रोन इन, ये है जो है ये अच्छे तरीके से एकदम ब्लैक सॉइल में और एलुवियल सॉइल में ही उगती है। तो चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर कॉटन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। तो इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटीरियल फॉर द कॉटन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण मटीरियल, बहुत ही महत्वपूर्ण कच्चा मटीरियल है जिससे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज चलती हैं। देन उसके बाद हमारा आ गया जूट। जूट की अगर हम बात करें तो जूट वाज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। वाज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट जो है उसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता था। तो इट ग्रोज वेल इन द एलुवियल सॉइल, ये एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर हाई चाहिए। हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। और ये अच्छे तरीके से कहाँ पर ग्रो करेगा? ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो करेगा। इंडिया, बांग्लादेश जो हैं, इंडिया और बांग्लादेश इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म, कॉफ़ी को वार्म क्लाइमेट चाहिए, वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए। तो हिल स्लोप्स जो है, हिल स्लोप्स पे ज़्यादातर कॉफ़ी को उगाया जाता है। आर मोर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ज़्यादातर कॉफ़ी उगाई जाती है। जो ब्राज़ील जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है, ब्राज़ील जो है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी है। तो आफ्टर उसके बाद आता है कोलंबिया, देन कोलंबिया के बाद आता है हमारा इंडिया। तो इंडिया के बाद में फिर टी की अगर बात करें तो टी एक बेवरेज क्रॉप है ग्रोन ऑन द प्लांटेशंस। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट। टी को उगने के लिए भैया ठंडा क्लाइमेट चाहिए। क्लाइमेट जो है ठंडा होना चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, हाई रेनफॉल चाहिए और रेनफॉल हाई चाहिए, थ्रू आउट द ईयर चाहिए इसको। और देन उसके बाद ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स, फॉर द ग्रोथ ऑफ इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, इसको भी वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, जेंटल स्लोप्स। अब लेबर लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा चाहिए होती है। लेबर इज़ लार्ज, लेबर इन द लार्ज नंबर, लेबर चाहिए इनको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि ये जो टी की क्या होता है कि पत्तियों को तोड़ तोड़ के लिया जाता है। तो इसमें तो टी की जो है टी आपको कहाँ मिलेगा? केन्या से की टी जो प्लांटेशन होगी आपकी केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका पर जो है ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी पूरे वर्ल्ड में क्या करते हैं? पूरे वर्ल्ड में ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी को प्रोड्यूस करते हैं। देन उसके बाद एग्रीकल्चर की हम डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। चलो ये एग्रीकल्चर डेवलप कैसे होता है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिफर्स टू द एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप फार्म प्रोडक्शन में कुछ ऐसे मेथड्स का या फिर कुछ एफर्ट्स का लगाइए जिससे कि फार्म प्रोडक्शन जो है आपकी बढ़ जाए, इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से अब जो पॉपुलेशन की बढ़ते हुए उनके खाने की जो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ऐसे कुछ एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। तो दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज बाय इंक्रीजिंग द क्रॉप एरियाज। ये बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर क्रॉप्ड एरियाज को बढ़ा दें तो नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन को बढ़ा दें। अगर आप
तो इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ा दोगे अगर आप, तो आपकी ये बढ़ जाएगी। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स का यूज़ करोगे तो हो जाएगा। और यूजिंग ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, अगर आप हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का प्रयोग करोगे तो भी आपका ये बढ़ जाएगा, आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। मैकेनाइजेशन आपको अगर आप यूज़ करेंगे, मैकेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। द अल्टीमेट एम ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी। जो मेन इसका जो अल्टीमेट एम है वो ये है कि किसी भी तरीके से फूड सिक्योरिटी बढ़ जाए। फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि भाई साहब कभी भी सूखा ना पड़े, और अगर सूखा पड़ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर हंगर वंगर आपकी जो भुखमरी वगैरह है वो सब फैल जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी भुखमरी। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर अलग अलग तरीके पर, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से ग्रो की गई है, डेवलप की गई है। तो डेवलपिंग द कंट्रीज विद अ लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंस एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप आर ग्रोन ऑन द स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशंस यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर। अब जो कंट्री को आप डेवलप करते हैं, लार्ज पॉपुलेशन वाली कंट्रीज़ को, वहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपकी जो एग्रीकल्चर जो होता है वो इस तरीके से इंटेंसिव फार्मिंग ज़्यादा होती है वहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर द सब्सिस्टेंस। लार्ज होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर द कमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन यूएस पे। लार्ज होल्डिंग जो है वो आपकी मेनली कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है, जो कि यूएस से, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा आपको। विद द हेल्प ऑफ 2 केसेस स्टडीज ऑफ द फार्म्स, वन फ्रॉम इंडिया एंड अदर फ्रॉम द यूएसए। लेट अस अंडरस्टैंड। अब हम चलो पढ़ते हैं, 2 केस पढ़ते हैं। एक इंडिया से पढ़ते हैं। इंडिया में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग खेती इसीलिए करते हैं कि भाई साहब हमारे घर का खाना पीना चलता रहे और हमें खाना मिल जाए, इसलिए करते हैं। लेकिन यूएसए के लोग इस तरीके इसलिए खाना करते हैं कि हम उसे बेच सकें। ठीक है, तो फ़र्क है इन दोनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो देखते हैं अब फार्मिंग इन इंडिया। अगर इंडिया में फार्मिंग की अगर हम बात करें तो देयर इज़ अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाज़ीपुर। मान लो एक छोटा सा गांव है, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट है आपके उत्तर प्रदेश की गाज़ीपुर में। तो मुन्ना लाल एक स्मॉल फार्मर है जो कि उस विलेज का, जो कि करीब 1.5 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे करता है, अपनी खेती बाड़ी का काम करता है। तो हिज हाउस इज़ इन द मेन विलेज। उसका जो हाउस है वो मेन विलेज में है। ही परचेजेज हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ सीड। वो क्या करता है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को खरीदता है मार्केट से, और अल्टरनेट इन मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर द लैंड इज़ फर्टाइल एंड ही ग्रोज एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर। एक साल में वो करीब 2 क्रॉप्स को उगा लेता है। विच अब आर नॉर्मली वीट और राइस, जो कि मेनली जो आप वो करता है वो वीट और राइस, और कुछ कभी कभार पल्सेस भी कर लेता है। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स। जो फार्मर जो हैं वो एडवाइस लेता है अपने फ्रेंड से और अपने बड़ों से, और कभी कभार वो क्या करता है कि एग्रीकल्चर जो गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं वहाँ से जाकर के फार्मिंग प्रैक्टिसेस की एडवाइस ले लेता है। ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन अ रेंट। उसने एक ट्रैक्टर लिया रेंट पर, और अपने खेत को जोतने के लिए उसने ट्रैक्टर खरीद लिया रेंट पर। तो सम ऑफ हिज फ्रेंड स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड। बाकी इसके जो फ्रेंड हैं वो सारे के सारे ट्रेडिशनल मेथड का प्रयोग अभी भी करते हैं, वही अपना हाथ से हल वल चलाते हैं, बैल वैल लगा करके, बाकी दोस्त इसके। और लेकिन इसने क्या करा, ट्रेंड पे ट्रैक्टर से अपना जुताई उताई करने लग गया ये। तो देर इज़ अ ट्यूबवेल। अब इसके आसपास में एक नियर बाय ट्यूबवेल फील्ड भी है, विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट। अब वहाँ ट्यूबवेल से ये पानी भी अपना किराए पे इसने पानी भी ले लिया वहाँ से। देन उसके बाद मुन्ना लाल ऑल्सो हैज़ 2 बफेलोस। मुन्ना लाल के पास में अब 2 भैंसें भी हैं और कुछ मुर्गियाँ भी हैं। तो ही सेल्स मिल्क्स इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन। अब ये जो मिल्क होता है, दूध जो 2 भैंसों से निकलता है, उसका कुछ पार्ट अपना ये उसको बेच भी लेता है। और बात करें तो ही इज़ द मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच ऑल्सो एडवाइसेस हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर फॉर हिज एनिमल्स। और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये जुड़ा हुआ है, जिसमें कि जो सोसाइटी है वो इसको एडवाइस करती है कि आप अपने जानवरों को किस तरीके का खाना प्रोवाइड करो, और सेफ्टी मेजर्स के बारे में उसे बताती रहती है, प्रोटेक्ट उसको, उनकी हेल्थ, अब इनके जो लाइफ स्टॉक है और आर्टिफिशियल लाइफ स्टॉक हैं उनकी हेल्थ के लिए बारे में भी चीज़ें बताती रहती है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन द वेरियस फार्म एक्टिविटीज़। सारे के सारे मेंबर्स जो हैं इनकी में वो कहते हैं वेरियस फार्म एक्टिविटीज़ में इसको हेल्प करते हैं। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम द बैंक। कभी कभार क्या करता है, ये उधार ले लेता है बैंक से।
ताकि ये अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले लेता है, ताकि ये हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स हैं उनको ला सके और अपना डाल सके। फिर उसके बाद क्या करता है, ही सेल्स हिज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन। ये अपना जो इसका जो भी बचता है, जो इसकी जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है उसको बेचने के लिए मंडी में जाकर के अपने आसपास के जो आसपास के टाउन की जो मंडी है वहाँ पर जाकर ये बेचता है। सिंस मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स डो नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज़, ठीक है, क्योंकि इसलिए बेचता है क्योंकि ज़्यादातर जो किसान हैं भारत देश के अंदर उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है। तो स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो क्या करते हैं, बेच देते हैं उसको, तो बेच देते हैं। देन दे आर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस, इसलिए वो मजबूरी में बेचते हैं, उनको बेचना नहीं है, वो बेच देते हैं। वो तब बेचना चाहते हैं जब एक रेट अच्छा हो, लेकिन नहीं, अब उनके पास नहीं है तो अगर वो नहीं बेचते हैं तो वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। व्हेन द मार्केट्स इज नॉट फेवरेबल टू देम इन रिसेंट ईयर द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स, अब गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं। अब हम चलो बात करते हैं यूएसए के फार्मर के बारे में। तो एवरेज साइज ऑफ द फार्म इन द यूएसए इज मच लार्जर देन द इंडियन फार्मर। अब इंडिया के जो फार्मर हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर वहाँ के जो एवरेज फार्म साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है। करीब अगर हम बात करें टिपिकल फार्म साइज इन द यूएसए इज़ अबाउट 250 हेक्टेयर। अब बताओ यूएसए में एक टिपिकल फार्म की अगर हम बात करें तो वो करीब 250 हेक्टेयर का होता है, और इंडिया में उस बेचारे के पास में 1.5 हेक्टेयर का था। द फार्मर जनरली रिसाइड्स इन द फार्म, जो फार्मर हैं वो आपके फार्म में ही रहते हैं। जनरली रिसाइड्स इन द फार्म, सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर कॉर्न। यहाँ पर ज़्यादातर जो मेजर क्रॉप्स होती हैं वो होती हैं कॉर्न हो गया, सोयाबीन हो गया, वीट हो गया, कॉटन हो गया, शुगर बीट हो गया, जो हेरोन हो गया। अब जो हेरोन एक फार्मर है जो मिड वेस्ट यूएसए में रहता है। लोवा स्टेट ओन्स अबाउट 3 हेक्टेयर, उसके पास में 300 हेक्टेयर की लैंड है। ही ग्रोस कॉर्न ऑन हिज फील्ड, अपने फील्ड पर उसने क्या करा, कॉर्न उगाई। आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड द वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स ऑफ द क्रॉप्स, उसने श्योर किया कि अब जो सॉइल और वाटर रिसोर्सेज जो हैं क्रॉप के वो उनकी नीड्स पूरे करने के लिए उसने क्या किया, द सॉइल एंड द वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स ऑफ द क्रॉप। उसने उसने चेक किया कि क्या इस टाइम पर मेरी जो धरती है उस धरती में पानी की और जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो पूरी है या नहीं है। उन्हें चेक किया। एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल द पेस्ट एंड, अलग एक बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही सुविधा के साथ में वो एडिक्वेट मेजर्स करता है कि चेक करता है कि मेरी फसल में पेस्ट वगैरह तो नहीं लग गया, कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है। फ्रॉम द टाइम टू टाइम ही सेंड्स द सॉइल सैंपल्स, और टाइम टू टाइम वो क्या करता है, सॉइल सैंपल्स को भेजता है टेस्टिंग फॉर लेबोरेटरी में जाकर के टेस्टिंग के लिए भेजता है, टू चेक वेदर द न्यूट्रिशंस आर सफिशिएंट और नॉट। इसलिए भेजता है कि उसमें चेक करवाता है कि क्या इसमें उर्वरक वगैरह सब कुछ बराबर है या नहीं है। तो द रिजल्ट्स हेल्प जो हॉर्डन, अब इसका क्या रिजल्ट होता है, तो इसका रिजल्ट ये है कि जो हेरन के एक साइंटिफिक फर्टिलाइजिंग प्रोग्राम के तहत बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और हिज कंप्यूटर इज़ लिंकिंग, और उसका जो कंप्यूटर है वो उसके लिंक्ड है सैटेलाइट के साथ में, विच गिव्स हिम द प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड, उसके पूरे फील्ड की क्या करता है, प्रिसाइज पिक्चर देता रहता है। कंप्यूटर जो है उसका लिंक्ड है सैटेलाइट से, और सैटेलाइट सारी फोटोज़ खींच के उसको भेजती रहती है। तो उसे पता लगता रहता है कि मेरे फील्ड में किस जगह पर, कौन सी जगह पर क्या हो रहा है, तो उसे पता लगता रहता है। दिस हेल्प्स हिम टू यूज़ द केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसी की वजह से वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग ढंग से एकदम करता है। तो एंड पेस्टिसाइड्स वेर एवर दे आर रिक्वायर्ड, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहीं पर वो डालता है। लेकिन हमारे वाले में क्या होता है कि हम तो सब जगह डालते हैं। तो ही यूजेस ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेवलर्स, कंबाइनर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, ये सब चीज़ें का प्रयोग करता है अपने एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में। ग्रेन आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन्स जो होते हैं, ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज एज डिस्पैच्ड टू द मार्केट एजेंसीज। जो ग्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्टोरेज में जा करके वो अपना उनको रख लेता है, और जब वो मार्केट एजेंसीज में तब डालता है जब उसको एक ढंग से बिल्कुल अच्छा उसको पैसा मिल रहा होता है, रेट सही लग रहा होता है, तब जा करके वो उन सब चीज़ों को बेचता है। उसके पास स्टोरिंग फैसिलिटीज़ भी हैं, लेकिन इंडिया में नहीं थी, इंडिया के फार्मर के पास नहीं थी। तो अब द फार्मर इन द यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन, जो फार्मर इंडिया का फार्मर है, लेकिन वहाँ यूएसए का फार्मर जो है वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है। नॉट लाइक अ पीजेंट वर्कर, ना कि एक मजदूर की तरह काम करता है। पीजेंट फार्मर, मजदूर फार्मर की तरह काम करता है, इस तरीके से नहीं। वहाँ का जो यूएसए का जो फार्मर है वो इस तरीके से नहीं काम करता है।
तो यही था आज के हमारे इस टॉपिक में। तो आपको जैसा भी लगा आप मेरे को ज़रूर बताएं, और अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि चैप्टर नंबर 5 होगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।